नमस्कार दोस्तों, आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह मुख्य परीक्षा में एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण अच्छा उत्तर लिखा जाता है। तो इसे समझने के लिए पहले हम मुख्य परीक्षा की थोड़ा सा परीक्षा प्रणाली को समझ लेते हैं। एक चीज बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए कि जो मुख्य परीक्षा में आपके चयन का आधार है वो पूरी तरह से आपके जो गुणवत्तापूर्ण आंसर है, अच्छा उत्तर है, वही है। और देखिए, ये जो 1400 अंक हैं, अगर आप इसमें लगभग 800 प्लस अंक लाते हैं यहाँ पर, तो आपका लगभग सिलेक्शन तय हो जाता है। तो एक बार प्रणाली को देख लेते हैं, परीक्षा प्रणाली किस तरह की है। तो ध्यान रखिए, इसमें कुल मिला के 6 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में। जो प्रश्न पत्र प्रथम है वो सामान्य अध्ययन है, जिसके अंतर्गत इतिहास और भूगोल के प्रश्न आते हैं, जो 300 अंक का है, 3 घंटे का पेपर है। दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन अगेन जीएस का है, इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र और कृषि, 300 अंक, 3 घंटे का है। और तीसरा प्रश्न पत्र भी जनरल स्टडीज का है, जिसमें विज्ञान और तकनीकी आता है, 300 अंक होते हैं इसमें और 3 घंटे का है। इसके बाद चौथा जो प्रश्न पत्र है वो भी सामान्य अध्ययन का है, और इसमें नैतिकता, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन से जुड़े प्रश्न आते हैं, और ये 200 अंक का है और इसका समय 3 घंटे है। इसके बाद प्रश्न पत्र 5 सामान्य हिंदी और व्याकरण का है, जिसमें 200 अंक और 3 घंटे होता है इसका समय। और प्रश्न पत्र नंबर 6 जो होता है वो निबंध और प्रारूपण का है, जिसमें 100 अंक होते हैं और 2 घंटे का। तो इस तरह से जो 6 प्रश्न पत्र होते हैं, ये कुल मिला के 1400 अंक के होते हैं। और अब जैसा मैंने आपसे कहा कि 800 प्लस, यहाँ मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। लगभग 600 से 800 के बीच में, 850 के बीच में ये अंक वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप 1400 में से 850, 600 से 850 के बीच में अंक अगर ला रहे हैं, तो आपका लगभग सिलेक्शन तय हो जाता है। इंटरव्यू के पूर्व भी आप काफ़ी संभावना बन जाती है कि आपका सिलेक्शन तय हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, आखिर इस परीक्षा प्रणाली का, इस परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को लेने का उद्देश्य क्या है। तो पहली चीज, आपके चयन का आधार ही मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक हैं। यानी आप जैसा उत्तर लिखेंगे, जिस तरह का आपका क्वालिटी आंसर रहेगा, उसी तरह से आपको अंकों की प्राप्ति होगी। तो इस परीक्षा में विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद की जाती है, क्या देखा जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि जो ज्ञान आपको है, जो नॉलेज आपको है, आप उस नॉलेज की प्रस्तुति कैसे करते हैं, उस नॉलेज को प्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, प्री में आपके नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, अब वो देखते हैं कि इसी नॉलेज को जब आप शब्दों में प्रस्तुत करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं वो, कि उत्तर में एक सार गर्भिता हो, मतलब एक उत्तर सारपूर्ण हो, मौलिकता हो, शब्द सीमा का पालन हो, तथ्यों का समावेश हो प्रॉपर, विषय की अच्छी व गहराई से समझ और ज्ञान हो, भाषा पर पकड़ हो, उत्तर की जो क्वालिटी हो वो अच्छी हो। तो ये सब देखा जाता है मुख्य परीक्षा में, और इन्हीं के आधार पर अंक मिलते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए कि लगभग जो मेंस दे रहे होते हैं छात्र, उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा ऐसे छात्रों का है जो 1-2 बार या 3 बार ऑलरेडी मेंस दे चुके होते हैं। तो यहाँ फर्क इस चीज़ से नहीं पड़ता कि वो कितनी बार कौन सा व्यक्ति मेंस दे चुका है, फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि किसके उत्तर में गुणवत्ता है, किसके उत्तर में क्वालिटी है। देखिए, फैक्ट वही होते हैं, प्रस्तुति का सारा खेल होता है। जैसा मैंने आपको कहा, फैक्ट वही होंगे, किसने कैसे प्रस्तुत किया उससे सारा कुछ जो अंक की प्राप्ति है वो होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आखिर उत्तर कैसे अच्छा लिखा जाता है, गुणवत्तापूर्ण उत्तर कैसे लिखा जाता है, ये सब हम समझ लेते हैं। तो आप कैसे मेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो अगेन वही है कि एक अच्छे उत्तर की लिखने की कला में अगर आप निपुण बन जाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा निकाल सकते हैं। और अब की पॉइंट क्या होते हैं अच्छे उत्तर लिखने के, तो जल्दी से इनको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो होता है बिंदुवार जानकारी, यानी टू द पॉइंट अप्रोच को प्रस्तुत करना। देखिए क्या होता है, यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि जो एक लेख होता है और एक उत्तर होता है, उसमें अंतर होता है। लेख यानी आर्टिकल, उत्तर यानी आंसर, इसमें अंतर होता है। और ये अंतर होता है टू द पॉइंट अप्रोच का। जो लेख होता है वो विस्तृत होता है, इसे विस्तार से लिखा जाता है, जबकि जो उत्तर होता है, आंसर होता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखा जाता है,
कम शब्दों का प्रयोग होता है। तो उत्तर कम शब्दों के प्रयोग के साथ सारगर्भित तरीके से लिखा जाता है, जबकि लेख विस्तृत तौर पर सभी उस लेख के सभी आयाम को, उस विषय के सभी आयाम को कवर किया जाता है। तो पहला, टू द पॉइंट अप्रोच होना चाहिए। दूसरा, छोटे पैराग्राफ का प्रयोग करें। देखिए क्या होता है यहाँ पर, आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो 200 वर्ड का आपको आंसर लिखना है, वहाँ पर कोशिश करें कि आप पैराग्राफ की सहायता ले सकते हैं। हालांकि पैराग्राफ के साथ साथ आप मिक्स्ड लेखन भी कर सकते हैं। मिक्स्ड लेखन का अर्थ होता है कि पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में आप कुछ डायग्राम चार्ट भी बना सकते हैं। और पैराग्राफ लेखन में अच्छा ये रहता है कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ का इस्तेमाल करें। छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए, तो ये आपके लिए उपयोगी साबित होता है, अच्छा साबित होता है। तो छोटे पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हुए आप आमतौर पर जो हमारे 200 वर्ड का जो आंसर है उसे लिख सकते हैं। और ध्यान रखिए, हर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से अलग करिए। तो लिखने के लिए जब भी आप लिखेंगे तो जो अगला पैरा शुरू करेंगे वो थोड़ा सा लाइन के अंदर से शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, भूमिका उपसंहार का प्रयोग आवश्यक या अनिवार्य नहीं है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी छात्रों में रहती है कि अगर वो निबंध प्रश्न पत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, निबंधात्मक प्रश्न की, यानी 200 जो शब्द के प्रश्न हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहाँ वो सोचते हैं कि उन्हें भूमिका या उपांशहार लिखना आवश्यक है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये अनिवार्य है। आवश्यक है वो प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से। अगर प्रश्न में इस तरह से प्रश्न पूछा गया है जिसमें भूमिका और उपांशहार जरूरी है तो आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप उपांशहार यानी निष्कर्ष वाला पार्ट है तो इसका प्रयोग आमतौर पर करना चाहिए। भूमिका और उपांशहार जरूरी नहीं है, लेकिन निष्कर्ष तो जरूरी है ही कि आपको प्रयोग करना ही चाहिए। उपांशहार मतलब निष्कर्ष, तो भूमिका उपांशहार ये दोनों आवश्यक नहीं है, लेकिन निष्कर्ष यानी उपांशहार वाला पार्ट थोड़ा सा आवश्यक है। और जो ये निष्कर्ष होता है, इसको हमेशा ध्यान रखें कि इसका जो अंत है, इसका जो एंड करें आप, वो एक आशावादी तरीके से करें और व्यवहारिक निष्कर्ष बताएं। कि ऐसा ना हो कि आप इस तरह का आइडियल निष्कर्ष बता दें जो संभव ही ना हो। तो हमेशा एक व्यवहारिक आशावादी निष्कर्ष के साथ आप अपने उत्तर का समापन करिए। यानी जो निष्कर्ष लिख रहे हैं वो व्यवहारिक भी हो, आशावादी भी हो। क्यों? वजह यह है कि समस्या सभी लोगों के पास, जो एक आम जनता है, पब्लिक है, सभी के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन एक सिविल सेवक, जो भविष्य के आप सिविल सेवक बनने वाले हैं, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपके पास समस्या का सलूशन होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, कुछ सुझाव होना चाहिए, कुछ आइडिया होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत मौलिक ही हो, आपके स्वयं के सोचे गए हों, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे सुझाव हर टॉपिक में समझ में आने लगेंगे। तो ध्यान रखिए, निष्कर्ष का प्रयोग करना है आपको, और वो भी आशावादी और मौलिक हो, थोड़ा सा व्यवहारिक हो, वो ध्यान रखें। फिर इसके बाद अगला है आवश्यक तथ्यों का प्रयोग। देखिए इसमें जो आवश्यक तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, उनका इस्तेमाल करना है आपको। कोई भी उत्तर अगर आप उसमें जो फैक्ट हैं आवश्यक, अगर आप वो नहीं डाल रहे हैं, यानी बिना दांत का शेर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो जब तक आपके उत्तर में आवश्यक फैक्ट नहीं जोड़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं आप जोड़ेंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। फिर ध्यान रखिए डायग्राम, फ्लो चार्ट और मैप का इस्तेमाल। देखिए अगर आप 50 वर्ड का आंसर लिख रहे हों, चाहे 200 वर्ड का आंसर लिख रहे हों, इन दोनों में ही आप फ्लो चार्ट, डायग्राम और मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितने शब्दों में पूछा गया है। तो कहीं आप सिर्फ फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं डायग्राम भी कर सकते हैं। 200 में फ्लो चार्ट, मैप और पैराग्राफ मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से हम इसे डिसाइड करते हैं। अब प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार उत्तर लेखन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसे ही एक्चुअली में समझना आवश्यक है। प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से उत्तर लेखन का क्या अर्थ है? तो देखिए आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आमतौर पर हैं 10 वर्ड, 50 वर्ड,
200 वर्ड, ये आमतौर पर जीएस के पेपरों में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। निबंध में 150 और 1000 to 500 वो अलग है। तो आमतौर पे हम बात कर रहे हैं आपके जनरल स्टडीज के पेपर में 10 वर्ड, 50 वर्ड, 200 वर्ड के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आंसर आपको देना है, उनको आप कैसे लिखेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इससे देख लेते हैं, फिर वापस आके आगे देखते हैं। तो देखिए, जो 10 वर्ड के आपके आंसर हैं यानी 3 मार्कर होते हैं, उनमें किन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस्तेमाल करना है वो है टू द पॉइंट अप्रोच और कीवर्ड का इस्तेमाल। देखिए, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन है लिखने के लिए, तो आप 2 लाइन में केवल कीवर्ड्स ही लिख सकते हैं। तो कीवर्ड का आप यूज़ करें। यहाँ पर कोई भी डायग्राम, फ्लो चार्ट नहीं बना सकते, ना बनाने की ज़रूरत है। कोई भूमिका, उपांशहार वगैरह भी नहीं लिखना चाहिए, ना लिख सकते हैं, आपके पास जगह नहीं। तो आपको कुल मिला के कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखिए, इसमें 2 से 3 आप कीवर्ड जो पूछा गया है उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है फिर 50 वर्ड, यानी जो 5 मार्कर क्वेश्चन के आंसर होते हैं, उन्हें हल करने में क्या करें। तो यहाँ पर आप कीवर्ड और पॉइंट दोनों को मिक्स कर देंगे। टू द पॉइंट और कीवर्ड दोनों को मिक्स करके लिखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है बिंदुवार। टू द पॉइंट अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको आमतौर पर 5 से 6 लाइनें लिखना है। तो आप चाहें तो टू द पॉइंट अप्रोच के स्टाइल से भी इसे लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 करके आप इसे लिख सकते हैं। डायग्राम, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल यहाँ हो सकता है, लेकिन बहुत मिनिएचर स्वरूप में, और उसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करना है, मध्य प्रदेश का नक्शा बनाना है, कुछ भी करना है, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी प्रॉपर, जिससे आप छोटा नक्शा बना के वहाँ हाईलाइट कर सकें। क्योंकि ध्यान रखिए, नक्शा जितनी जगह आप घेर के बनाएंगे वो भी आपकी लाइनों में काउंट होगा। और भूमिका, उपांशहार का प्रयोग आवश्यकता अनुसार यहाँ हो सकता है। एक लाइन की भूमिका, एक लाइन का उपांशहार, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, तो आप कर सकते हैं सिर्फ आवश्यकता अनुसार। और फिर जो 200 वर्ड के आंसर हैं, यानी 11 जो मार्कर होते हैं, उनमें कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, यहाँ पर टू द पॉइंट अप्रोच का प्रयोग ना करें। यानी इस तरह से आप नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पर इस्तेमाल करना है पैराग्राफ का। अगर आप 200 वर्ड में आंसर लिख रहे हैं तो आप पैराग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और पैराग्राफ आपके रहेंगे छोटे। पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ में आप इस्तेमाल करेंगे इसका। और ध्यान रखिए, जब पैराग्राफ का आप इस्तेमाल करें तो हर पैराग्राफ, यानी हर बार जब आप नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, तब आप अगला पैरा इस्तेमाल करिए। छोटे छोटे पैरा लिखिए और हर पैरा को अलग से दिखना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पर आप मिक्स्ड अप्रोच को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स्ड अप्रोच से मतलब होता है कि यहाँ पे आप चार्ट, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, चित्र वगैरह भी बना सकते हैं, साथ में आप पैरा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना बहुत आवश्यक है कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो भी पहला पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा, तो आपस में इनका प्रॉपर इंटरलिंकिंग होना चाहिए। जो पैराग्राफ है एक दूसरे से जुड़े हुए होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि एक पैरा अलग जा रहा है, दूसरा पैरा अलग जा रहा है। तो इन्हें आपस में पूरी तरह से जुड़ाव होना चाहिए इन पैराग्राफ के बीच में। प्रॉपर इंटरलिंकिंग आवश्यक है। तो ये है, अगर हम 10 वर्ड, 50 वर्ड और 200 वर्ड के आंसर लिख रहे हैं, तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य चीज़ों को देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पढ़ने योग्य हैंड राइटिंग होना चाहिए। देखिए क्या है, कई बार बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो जिन्हें नॉलेज पूरा होता है, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती कि कई बार उन्हें पढ़ने में मेहनत लगती है। तो परीक्षक को अगर उसे आंसर को पढ़ने में बहुत मेहनत लग रही है उसकी गंदी राइटिंग की वजह से, तो निश्चित तौर पर उससे नंबर काटता है वो, और उसके दिमाग में एक नेगेटिव इंप्रेशन बनना शुरू होता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपकी राइटिंग पढ़ने योग्य नहीं है तो थोड़ी सी उस पर प्रैक्टिस करिए, जिससे आप राइटिंग को अच्छा बना सकें। फिर अगला पॉइंट है व्याकरण और मात्राओं की गलतियां नहीं करें। देखिए, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, आप स्नातक परीक्षा पास कर चुके हैं, यानी आप कई सालों से पढ़ रहे हैं। और फिर जो भी आपका मीडियम है, हिंदी या इंग्लिश, वो आप कई सालों से पढ़ रहे हैं। तो परीक्षक आपसे ये उम्मीद करती है कि जिस विषय में आप अपना आंसर लिख रहे हैं, जो आपका मीडियम है, कम से कम आपकी उस पर पकड़ हो,
ऐसा ना हो कि आप ढेर सारी मात्राओं की गलतियां कर रहे हैं, व्याकरण की गलतियां कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है परीक्षक के दिमाग में। तो कई बार अच्छा आंसर लिखने के बाद भी अगर मात्राओं की गलतियां हैं तो वो फिर आपके नंबर काटता है और एक नेगेटिव इम्प्रेशन फिर पूरे पेपर में उसके दिमाग में चलता रहता है। फिर एक चीज़ और ध्यान रखें, झूठे तथ्य और गलत लेखन से बचें। यहाँ पर झूठे तथ्य से मतलब है कई बार छात्र को पेपर में अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए कई बार ऐसे झूठे फैक्ट प्रस्तुत कर देते हैं या गलत लिख देते हैं जो सही नहीं है, जो फैक्ट सही नहीं है या उन्हें कंफर्म नहीं है या उनके दिमाग में थोड़ा डाउट है। तो आप बेहतर है ऐसे कोई भी गलत या झूठे तथ्य ना लिखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी नकारात्मक छवि आपकी क्रिएट कर देगा, क्योंकि परीक्षा को उस प्रश्न का पूरा मॉडल आंसर पता है। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ लिखोगे जो नेगेटिव बनेगा अगर उसके दिमाग में इंप्रेशन, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर एक और चीज़ है कि लेखन की स्पीड बढ़ाने की लगातार प्रैक्टिस करें। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मान के चलिए कि जितने भी छात्र परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो 3 घंटे का पेपर हो या 2 घंटे का पेपर हो, पेपर में जो पूछा जाता है छात्र अंतिम क्षणों तक भी उसे पूरी तरह से पूरा नहीं लिख पाता, क्योंकि उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं है पहले से प्रॉपर लिखने की तो फिर उसे मुश्किल आती है। तो आपको करना क्या है कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना है एक्चुअल वातावरण बना के। ये देखिए एक्चुअल वातावरण क्या है इसे भी थोड़ा समझ लीजिए। एक्चुअल वातावरण से अर्थ होता है कि आप अपने घर में जैसे 2-3 तरह की परिस्थितियां क्रिएट करके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। जैसे कई बार आप मान के चलें हो सकता है परीक्षा मार्च अप्रैल में हो, तो गर्मी हो सकती है, तो आप केवल पंखा बहुत कम में या कई बार बिना पंखा, क्योंकि आपके सरकारी स्कूल में भी आपका सेंटर आएंगे जहाँ पे कई बार पंखा चला या नहीं चला, कई तरह की परेशानी। तो आप उन एक्चुअल परिस्थितियों का निर्माण करके आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, और मॉक टेस्ट की जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो कंटिन्यूस आप 3 घंटे की करेंगे। आप करीब 10-15-20 क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी पेपर ले लीजिए और उसे हल करने की कोशिश करिए और कंटिन्यूस 3 घंटे बैठने की कोशिश करें और अपने पास केवल पानी रखें और देखें कि आप उस 3 घंटे में कितने शब्दों को लिख पाते हैं, यानी कितने पेजों को लिख पा रहे हैं। और ऐसी प्रैक्टिस को आपको निरंतर करना पड़ेगा जिससे लेखन स्पीड बढ़ सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचें, यानी रिपीटेशन, है ना। जो रिपीटेशन होता है फैक्ट्स का उन्हें नहीं करना। आप आंसर अगर लिख रहे हैं और एक फैक्ट आप दे चुके हैं, एक कोई चीज़ आप प्रस्तुत कर चुके हैं अगर शुरू में, तो आप उसे रिपीट ना करें, उसकी जगह नया फैक्ट दें। और यही चीज़ लागू होती है शब्दों में भी, कि मान लीजिए आप 50 शब्दों का कोई आंसर लिख रहे हैं, तो एक ही शब्द को 2-3 बार इस्तेमाल मत करें, उसकी जगह उसके पर्यायवाचियों का इस्तेमाल करें। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस को पूरा कवर करें। देखिए मेंस, एमपीपीएससी मेंस में एक तो आप सिलेबस का कोई भी हिस्सा छोड़ नहीं सकते, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। दूसरा, आजकल एक और नई चीज़ आ रही है, आप नए तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। देखिए थोड़ा सा अगर आपने पिछले 1-2 साल में प्री मेंस देखे हों तो प्रश्नों के स्वरूप में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। वो टफ नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसकी अप्रोच को, प्रश्न पूछने की अप्रोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्री में भी मेंस में। तो इसलिए सिलेबस को पूरा करें और नई अप्रोच के प्रश्न की वही प्रश्न और किस तरह से पूछा जा सकता है उसे दिमाग में रखते हुए तैयारी करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विगत वर्षों के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को अनिवार्य रूप से हल करें, और ये एक बार नहीं, कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और उसे 2 से 3 बार मॉक प्रैक्टिस करते हुए हल करें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है। ठीक है ना। फिर आते हैं, मैं आपको बताता हूँ फिर हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसे हल करते समय किस अप्रोच को ध्यान रखना है। तो व्याकरण की गलतियां नहीं करना है, मात्राओं की गलतियां नहीं करना है, चालू शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना है। चालू शब्द मतलब जो बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं, है ना, जो बिल्कुल बोलचाल के शब्द होते हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल बोलचाल वाले शब्द। आप अच्छे व्याकरण के शब्द इस्तेमाल करेंगे। और निबंध के प्रश्न पत्र में कैसे हल करना है वो भी देख लेते हैं। तो निबंध का प्रश्न पत्र भी आपके लिए एक बड़ा आवश्यक प्रश्न पत्र है, इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। तो इस निबंध के प्रश्न पत्र को, जो भी निबंध आप लिख रहे हैं,
उसका आरंभ आप किसी कथन से, जो सामयिक कथन हो, किसी बड़े व्यक्ति ने, नेता ने या किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने कथन दिया हो उसका इस्तेमाल, कोई कहावत उससे मैच करती हो उसका इस्तेमाल, कोई कविता इंपॉर्टेंट अगर सूट कर रही हो उस आंसर को, जैसे अगर आप महिला सशक्तिकरण पे लिख रहे हैं तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं कविताओं का, है ना। निबंध के पेपर में केवल पैराग्राफ का ही इस्तेमाल करना है, बस सिर्फ पैराग्राफ में ही लिखन करना है। बिंदुवार जानकारी का प्रयोग यहाँ बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप पैरा में लिख रहे हैं, पैराग्राफ में लेखन कर रहे हैं। डायग्राम, फ्लो चार्ट, जो वगैरह हैं, चित्र हैं, इनका प्रयोग भी नहीं करना है यहाँ पर। भूमिका और उपांशहार, आशावादी दृष्टिकोण का प्रयोग जरूर करें। जो एंड होता है उसमें आप उपांशहार लिखिए, और वो भी एक पॉजिटिव तरीके से। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतर ढंग से आंसर राइटिंग कर पाएंगे, और यही एक्चुअली में आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करिए। धन्यवाद।